का। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि हम लोग को जो है 12 के दौरान भूगोल में 3 किताबों का अध्ययन करना होता है। 2 जो होता है वो आपका सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल होता है, और 1 आपका प्रायोगिक। तो प्रायोगिक को हम लोग पढ़ते ही नहीं है आमतौर पे। और हम लोग थ्योरेटिकल में जो है पहला जो होता है हमारा वो मानव भूगोल होता है, ठीक है ना। तो आज हम मानव भूगोल का ही जो पहला चैप्टर है, यूनिट 1 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसे हम लोग ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट भी कर रखा है पहले से, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बाबू, भूगोल जो है एक हिंदी शब्द है, ठीक है ना। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थों का बात करेंगे तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है भू और गोल, यानी पृथ्वी गोल है, इसलिए हम लोग इसे भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग चूंकि भूगोल के छात्र हैं तो हम लोग इसके जो है शाब्दिक अर्थ से ज्यादा इसके डीपली अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं भूगोल जो है वो हिंदी शब्द है जो कि इंग्लिश के एक शब्द ज्योग्राफी से लिया गया है। भूगोल एक हिंदी शब्द है जो कि इंग्लिश के एक शब्द ज्योग्राफी से लिया गया है, और ये ज्योग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक या यूनानी शब्द के हैं, ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से लिया गया है, जियोग्राफिया से लिया गया है। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर नोटेड भी है और शायद आपको दिख भी रही होगी। तो ज्योग्राफिया जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, एक आपका जियो है और एक आपका ग्राफिया, ठीक है, ग्राफिया। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है ना। तो अर्थात हम लोग ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं, राइट ना, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द ही कह रहा है कि पृथ्वी और वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन होता है ज्योग्राफी में। तो अगर हम लोग यहीं से डिफाइन करते हैं तो ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, ज्योग्राफी या भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जरा सा अगर और हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि धरातल पे रहने वाले जो मानव हैं, हम लोग धरातल पर रहने वाले मानव और उन्हें प्रभावित करने वाले जितने भी घटक कारक होते हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। देखिए हम लोग भूगोल में सिर्फ धरती का ही थोड़ा ना करते हैं, चांद तारा आकाश सूर्य सब का करते हैं, है ना, जलवायु मौसम सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। जी नंदन सर जी, अभी हम लोग जो है ज्योग्राफी में मानव भूगोल का पहला चैप्टर जो है आपका प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसी का क्लास ले रहे हैं। और चूंकि हमें भी ज़्यादा लाइव क्लास का अनुभव नहीं है, फिर भी अच्छा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। और अगर किसी प्रकार का अगर आवाज़ से संबंधित कोई खामी हो या दिखने उखने में तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग हमें। हाँ, तो अभी हम लोग जो था इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे भूगोल शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, उपयोग बोले या प्रयोग बोले, ठीक है ना, तो ये इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 276 यानी 276 जो है आज से 194 BC अर्थात ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है। अब आगे देखेंगे इनके जनक जो है, भूगोल के जनक है हिकेटियस महोदय। अगर देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई सारे बुक्स में आपको ये भी दिखा देगा कि भूगोल का जनक भी आपको इरेटोस्थनीज को ही दिखा देता है, ठीक है ना, लेकिन कई सारे बुक में इसको लेकर बहुत ज्यादा ये भी रहती है। तो हम लोग भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जानते हैं, और भूगोल शब्द का जो पहला प्रयोग था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये जो थे एक यूनानी विद्वान थे, ये इरेटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान थे, और इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द की अवधारणा कल्पना की थी और शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भूगोल के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी विषयों के कुछ ना कुछ जो है तो उसके शाखाएं होते हैं। अगर कोई कॉल आ रहा है, एक सेकंड, कॉल ड्रॉप करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते थे, ठीक है ना, तो साइंस के भी ब्रांच को देखें हम लोग, साइंस के मेनली 3 ब्रांच, फिर उसके आगे बढ़ के और भी ब्रांच हो जाते हैं। उसी प्रकार से भूगोल के भी जो है आपके 2 मुख्य शाखा होते हैं। पहला आपका होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है आपका मानव भूगोल, ठीक है ना। पहला आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला आपका भौतिक भूगोल और दूसरा आपका मानव भूगोल। अगर कुछ बच्चे लिखना अगर चाहें और तो वो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर ले, बाद में आप उसे नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आजकल तो डिजिटल का तो दुनिया है। अब हम लोग जैसा कि देखते हैं बाबू, हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या सब है, ठीक है ना।
तो हम लोग इसमें देखेंगे अब, तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस महोदय, तो यहाँ देखिए भौतिक भूगोल का भी जन्मदाता यही हो जाएगा, ठीक है ना, जनक भौतिक भूगोल के जनक भी हो जाएंगे हिकेटियस महोदय। लेकिन अगर हम देखते हैं मानव भूगोल के, तो मानव भूगोल के जनक हो जाते हैं आपके फ्रेडरिक रैटजेल महोदय। एक अगर आप पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हैं कि मानव भूगोल के जनक, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसको, इसके जनक को ना, फिर इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो मानव भूगोल के जो जनक होंगे बापू, ये हो जाएंगे आपके फ्रेडरिक रैटजेल साहब, ठीक है ना, ये हो जाएंगे फ्रेडरिक रैटजेल, ये जो है आपके मानव भूगोल के जनक हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे तो मानव भूगोल का डेफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, मानव भूगोल की परिभाषा, आखिर मानव भूगोल कहते किसे। अगर हम लोग भूगोल का डेफिनेशन देखेंगे तो भूगोल जो है, या भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है धरातल का अध्ययन करते हैं, धरती से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, फिजिकल स्टेटमेंट का अध्ययन करते हैं। बट अगर हम लोग देखेंगे मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल को हम लोग कह सकते हैं, मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम लोग मानव और पर्यावरण मानव को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो रैटजेल साहब ने इसका एक डेफिनेशन दिया है। रैटजेल साहब के अनुसार, आप लोग के पास अगर किताब हो तो उसमें देखिए, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। ये रैटजेल महोदय का कहना था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी रैटजेल साहब का कहना हो गया कि मानव भूगोल जो है ये मानव समाज अर्थात मानव और पर्यावरण या धरातल के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन है। सेकेंड संदीप रावत जी, हेलो 11th का कब होगा सर जी, साइंस जी बिल्कुल 11th का साइंस का क्लास जो है मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। आज 11th का जो है केमिस्ट्री का एक वीडियो जो है वो थोड़ी समय का हुआ भी था, क्योंकि थोड़ी जो है हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लास के माध्यम से, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और पहले ही मैंने कह रखा कि हम लोग का जो है ज़्यादा हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ी बहुत टूटी होगी, जैसे ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ाते उतना अच्छा तो इसमें नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बच्चे आपके क्लास के हो उन तक जरूर भेजें, उन्हें क्लास से जुड़ने के लिए बोलें। और हम लोग जो है अभी मेन फोकस जो रखेंगे ना वो आपका 10th और 12th पर रहेगा, क्योंकि इन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम तो टाइम पर हो जाता है, एग्जाम तो सरकार तो टाइम पर ही ले लेती है, और पढ़ाई बच्चों का डिस्टर्ब होता है ना, तो हम लोग कोशिश करें बोर्ड के बच्चों का जो है ना वो पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए बोर्ड की जो क्लास है जो शुरुआती चैप्टर से ही हम लोग जो है ना शुरू, इसलिए चैप्टर 1 से ही हमने शुरू किया है कि इससे बच्चों का जो है ज़्यादा कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। और किन्हीं का कमेंट तो नहीं है। गोपाल जी झा, बहुत सुंदर सर जी, धन्यवाद गोपाल जी, कैसे हैं आप। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इधर, तो अगर हम रैटजेल साहब का अगर हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, पहले हम लिख देते हैं जरा सा, अगर कुछ बच्चों के पास बुक भी नहीं रहता है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो रैटजेल साहब के अनुसार जो है मानव भूगोल, रैटजेल साहब के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों, इधर का हम जरा मिटा दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जी सर जी जरूर, इस टॉपिक पर फिर से हम आ रहे हैं। नंदन सर जी का तो देखें, हम लोग पहले जो है इस डेफिनेशन को पूरा कर लेते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित
अध्ययन है। यह कथन जो है यह रेटजेल महोदय का है। इस कथन के द्वारा रेटजेल साहब समझाना चाहते हैं कि मानव भूगोल जो है ये मानव समाजों अर्थात जो मनुष्य हम लोग जो धरती पर रहते हैं इनका, और धरातल अर्थात पृथ्वी, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसे धरातल मतलब पृथ्वी नहीं बल्कि हम इसे पर्यावरण से समझेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग रखेंगे पर्यावरण, क्या रखेंगे, पर्यावरण। मानव समाज मतलब हम लोग मानव समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रेटजेल साहब हमको क्या कह रहे हैं कि रेटजेल, ठीक है ना। तो रेटजेल साहब हमको लोगों को बता रहे हैं कि मानव भूगोल जो है मानव समाज अर्थात मानव और पर्यावरण, इस दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है उसी का अध्ययन है। देखिए हम लोग की वीडियो मोबाइल ही ऑफ हो गई तो पता भी नहीं चला किसका कमेंट आया। चलिए तो ये मानव और पर्यावरण, सॉरी बीच में नेट की वजह से रुक गई थी वीडियो, लाइव है ना। तो जस्ट अभी हम जो है रेटजेल साहब के डेफिनेशन पे बात कर रहे थे, हमें नहीं पता बीच में कहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो रेटजेल साहब के अनुसार जो था मानव भूगोल जो है मानव समाजों अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन है। एक इन्हीं की जो थी शिष्या है, इन्हीं की छात्र थी, और इसे रेटजेल जो है बेसिकली ये जर्मनी से थे। कहाँ से थे, जर्मनी से थे, ठीक है ना। ये जर्मनी के निवासी थे। अब इनकी एक शिष्या है, ठीक है ना, उन्होंने इसके बाद एक डेफिनेशन दी, उस पर भी जरा हम लोग गौर कर लेते हैं। इनकी एक छात्रा थी जिनका नाम था एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने बताया है कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। देखिए बस इन्होंने थोड़ी सी जो वो डेफिनेशन था रेटजेल महोदय का उसमें थोड़ा सा सुधार किया है, और यही वजह है कि इस डेफिनेशन को हम बोर्ड पे रखे भी हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, इनका नाम है जो है, ये इनकी शिष्या थी और ये बेसिकली जो थी ये अमेरिका से थी। तो ये अमेरिका की है, और कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जामिनेशनों में कि अमेरिका के दो मानव भूगोल के जो है विद्वान का नाम लिखने के लिए, तो उसमें एक ही आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एलन सी सैंपल, ठीक है। तो इनके अनुसार जो कहना था कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ठीक है ना, क्रियाशील मानव। देखिए पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। इसके अंदर जो है ढेर सारी यांत्रिक क्रियाएं होती रहती हैं, यांत्रिक एवं बाह्य क्रियाएं, तो इसलिए इसे स्थिर नहीं कहा जा सकता। और क्रियाशील मानव, मनुष्य भी जो है वो एक जगह नहीं रहता, वो बहुत ही चंचल होता है, वो कभी टिक नहीं सकता एक जगह पे, ठीक है। इनका कहना था अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उसी का अध्ययन मानव भूगोल है। अर्थात देखेंगे मनुष्य उसी जगह पर रहेगा जहां पर पर्यावरणीय जो है पर्यावरण उसके अनुकूल होगी। अगर जरा सा भी इसमें बदलाव होता है तो फिर मानव क्या करते हैं, अपने स्थान में परिवर्तन करते हैं, अपने जगहों में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल का जो परिभाषा दिया वो इस प्रकार दिया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। कोई कमेंट्स है क्या? अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे हम मिटा रहे हैं फिलहाल। हम लोग जो है अभी फिलहाल तो बुक से ही पढ़ाई करवा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में जो है एक चैप्टर हमारा कवर हो जाए, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा जो टॉपिक होगी बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर, उसके लिए हम लोग जो है अलग से वीडियो बनाएंगे और उसे डायरेक्ट यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, और टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ होगा उसे हम कोशिश जरूर करेंगे उसे हम अपनी वीडियो में कवर करें। और ये तो मैं कह नहीं सकता कि मैं पूर्णतः पूर्ण हूँ, कुछ ना कुछ तो छूट ही सकता है, गलती हो भी सकती है हमसे, इसके लिए तो माफ़ी करें,
क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने की ज़्यादा अनुभव है नहीं, बार बार इसे आपको बता रहा हूँ मैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक हेडिंग बनता है यहाँ पे मानव भूगोल की प्रकृति, और इसके बाद बनता है मानव की प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन और उसकी परस्पर अनुनय क्रिया के द्वारा करता है। देखेंगे बाबू रे, तो मानव जो है भूगोल या भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसके पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। अर्थात मानव भूगोल में जो है हम लोग भौतिक पर्यावरण और मानव जनित जो हम लोग का जो पर्यावरण है, मनुष्य का जो अपना पर्यावरण होता है, इसके बीच का ही जो है ना जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा 2 लाइनों में इसे समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इस पे। तो एक है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखिए मानव के प्रकृतिकरण से सीधा सा हमारा आशय होता है, नहीं मतलब होता है कि जब मानव पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर हो जाता है, जब मानव पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर हो जाता है अपने सभी क्रियाकलापों के लिए, सभी कामों के लिए, तो इसे हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण, अर्थात उस पर पूर्णतः निर्भर हो जाना। और जब प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात जब हम लोग प्रकृति को अपने बस में कर लेते हैं, अपने हिसाब से प्रकृति को अपने हिसाब से एडजस्ट करने लगते हैं, तो ये आपका हो जाता है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो है कुछ अवधारणाएं हैं, विचार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। थोड़ा एक मोबाइल ऑफ होने की वजह से मुझे कमेंट देखने के लिए आना पड़ रहा है बार बार। चलिए, थैंक यू वॉच करने के लिए। और जो छात्र अगर इस क्लास से जुड़े होंगे तो उन्हें तो शायद कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है ना मुख्यतः इस चैप्टर में 3 अवधारणाओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है आपका, पहले उसे हम नोट कर लेते हैं, फिर बारी बारी से सबके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला होता है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। पहला आपका होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा होता है आपका संभववाद। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका नव निश्चयवाद। इसे बस तुरंत ही समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। नव निश्चयवाद, ओके। देखिए ये 3 इसे सिद्धांत के, अवधारणा के, या जो भी हम कहें, ठीक है ना। तो ये देखिए या विचार के, ठीक। तो ये देखिए पहला था आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसे ही हम लोग जो है निश्चयवाद भी बोलते हैं। इसे हम लोग जो है निश्चयवाद भी बोलते हैं। इसे हम लोग निश्चयवाद भी बोलते हैं, और इसे ही नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे ऑब्जेक्टिव में इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निश्चयवाद कौन सा होगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद कौन सा होगा और नियतिवाद कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है आपका एक ही चीज है, ये तीनों आपका एक ही चीज है। इसे ही हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, इसे ही निश्चयवाद भी कहते हैं, और इसे ही नियतिवाद भी कहते हैं। इसके जो मुख्य विचारक थे वो थे आपके फ्रेडरिक रैटजेल। कौन थे इसके? फ्रेडरिक रैटजेल। और ये बेसिकली जर्मनी के थे। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये जर्मनी के थे, इसलिए इस सिद्धांत को जर्मन सिद्धांत भी कहा जाता है, इस अवधारणा, ठीक है ना। तो इनका मानना था कि इसमें जो है, इस सिद्धांत में जो है, इस अवधारणा में, इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावशाली बताया गया, ठीक है ना। प्रकृति को अधिक प्रभावशाली, ठीक है ना, बताया गया कि प्रकृति जो है वो अधिक प्रभावशाली है। मनुष्य का प्रकृति पर जोर नहीं है, और मनुष्य जो है प्रकृति का जो है उपयोग करते हैं। हम लोग प्रकृति को जो है ना ज़्यादा संशोधित नहीं कर सकते उसका ज़्यादा, क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी पर पहली बार आए होंगे, आदि मानव होंगे, तो हम लोग प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर होंगे। हम लोग जो कुछ भी करते हैं प्रकृति में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते होंगे। मतलब अगर रहना है तो गुफा में जाके रह लिए, पेड़ के नीचे रह लिए, खाना है तो जो मिला खा लिए, मतलब। लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया और उसमें विकास करना शुरू किया। तो इसीलिए अगला जो अवधारणा बनता है वो होता है आपका संभववाद का। क्या होता है आपका? संभववाद की अवधारणा, ठीक है ना। इसे संभावनावाद भी कहते हैं। जैसे कि पहले कह रहा संभववाद था, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसके जो थे
इस विचार के जो प्रवर्तक थे वो थे विडाल डी ला ब्लांस, ठीक है ना। ये जो थे फ्रांस के थे, कहाँ के थे? फ्रांस के। देखिए पहले जो थे रेडजल साहब वो जर्मनी के थे और ये कहाँ के थे? फ्रांस के, ठीक है। इनका मानना था कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है बल्कि मानव अधिक प्रभावशाली। इन्होंने मानव को अधिक प्रभावशाली बनाया, मानव अधिक प्रभावशाली इनका कहना था, ठीक है ना। मानव अधिक प्रभावशाली है, ये अपने अनुसार क्या कर सकते हैं? प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका मानना था। और तीसरा जो था नव निश्चयवाद, इसे रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहते हैं, अवधारणा, ठीक है ना। रुको और जाओ, ठीक है, इसे रुको और जाओ का अवधारणा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके जो थे इस अवधारणा को लाने वाले वो थे ग्रिफिथ टेलर। क्या थे? ग्रिफिथ टेलर। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी इससे बनता रहता है, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और एक बार देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव श्योर है कि कुछ इससे आपका हो जाएगा। तो ये है आपका ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। ये कहाँ के थे? अमेरिका का। देखिए इन लोगों में हमेशा से कंपटीशन ऐसे भी रहा है। देखिए जर्मनी वाले ने क्या कहा कि प्रकृति जो है वो अधिक प्रभावशाली है। जर्मनी वाले ने कह दिया कि प्रकृति अधिक प्रभावशाली है, और फ्रांस वाले उठे और ये बोले नहीं, प्रकृति नहीं, मानव अधिक के प्रभावशाली। जैसे कैसे? देखिए प्रकृति ने हमें पंख नहीं दिया उड़ने के लिए, प्रकृति कहा चलो पंख नहीं देते, तुम जमीन पर ऐसे ही रहो, लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं, हम जो है संभववादी, हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हवाई जहाज बना लिया, उड़ना शुरू कर दिया। मतलब मैंने क्या किया? प्रकृति को एक तरह से चैलेंज कर दिया कि नहीं, आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं करूंगा। जैसे उन्होंने कहा चलो तुम्हें मछली की तरह नहीं दिया, तुम पानी में नहीं तैर सकते हो, मैंने कहा नहीं, पनडुब्बी बनाऊंगा और मैं पानी में भी डुबकी भी लगाऊंगा। तो ये हो गया आपका संभववाद। अभी हम लोग वर्तमान में तो इसी अवधारणा को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नव निश्चयवाद, ठीक है ना। ये ग्रिफिथ टेलर, इनका कहना था कि हम लोग को जो है ना दोनों के बीच में क्या चीज, सब एक अच्छा एडजस्टमेंट बनाकर समायोजन करके चलना चाहिए। यही आपका जो है नव निश्चयवाद की अवधारणा है, ठीक है ना। और इस तीनों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं। और इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो बस रह जाता है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र वगैरह, ठीक है ना। तो ये बुक में आपके नोटेड ही रहते हैं, लास्ट पेज पे है आपका। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, ठीक है। तो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका सामाजिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया। इसे जरा मिटा लेते हैं फिर आपको नोट करना। थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट हम कर रहे हैं इस वीडियोज को। वैसे पीडीएफ नोट्स जो है वो हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। जिनको चाहिए वो हमें बोल देंगे। तो देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कई सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं तो मानव आपका हो जाता है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। इसके बाद होता है नगरीय भूगोल। आपके बुक में भी है, बुक जरूर खरीदिए और बुक जरूर पढ़िए, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन आंसर है और लास्ट में तो गेस्ट पेपर पढ़ के पास कर जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। और बुक जरूर खरीदिए आप लोग, ठीक है ना। राजनीतिक भूगोल, और इसके बाद जैसे कि जनसंख्या भूगोल, ETC करिए, ठीक है ना। कितना लिखते रहेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें कुछ उपक्षेत्र वगैरह हैं, तो इन्हें आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ किन्हीं का कुछ है तो। ठीक है, थैंक यू वॉच करने के लिए। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर कुछ खामियां रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में।